नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। कल के जजमेंट में हमने यह बताया था कि इंदिरा साहनी के जजमेंट को 11 जजिस की लार्जर बेंच में भेजने के लिए 10 ग्राउंड पर आर्ग्यूमेंट की गई थी। उन 10 ग्राउंड पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विश्लेषण करके यह पाया कि इंदिरा साहनी के जजमेंट को लार्जर बेंच में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह जजमेंट है वह सही है। जैसा कि इंदिरा साहनी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 809 और 810 में दर्शाया था कि एज अ रूल रिजर्वेशन 50% की सीमा से बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में यह 50% की सीमा से ज्यादा भी रिजर्वेशन हो सकता है। इसी संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह एग्जामिन किया कि जो गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट है, जिसके बेसिस पर महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण देने का पहले अध्यादेश जारी किया और बाद में कानून बनाया, तो क्या गायकवाड़ कमीशन का रिपोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को बता पा रहा है जिसके कारण से 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन दिया जा सके? जब गायकवाड़ कमीशन का गठन किया गया था तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सेकंड जो रेफरेंस था वो यही था कि कौन से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं या असामान्य परिस्थितियां हैं जिनके कारण से रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा देना पड़ेगा। और गायकवाड़ कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट के 10वें चैप्टर में इन सर्कमस्टांसिस के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। गायकवाड़ कमीशन ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए यह धारणा बना ली कि यदि क्वांटिफाइबल डेटा एकत्रित कर लिया जाए तो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा सकता है। गायकवाड़ कमीशन ने अपने रिपोर्ट के पैराग्राफ 234 में यह स्पष्ट लिखा था कि नागराज के जजमेंट के हिसाब से यदि समसामयिक और क्वांटिफाइबल डेटा हो तो 50% की रिजर्वेशन की सीमा को रिलैक्स किया जा सकता है। यही बात अगेन रिपोर्ट के पैराग्राफ 235 में भी कही गई। यहां पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या गायकवाड़ कमीशन ने जिस अवधारणा के ऊपर अपनी रिपोर्ट बनाई वह सही थी? वास्तव में एम नागराज का जो केस था वह आर्टिकल 16 में क्लॉज 4A इंसर्ट जो किया गया था उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए जो भी पिटीशन थी उनको डिस्पोज ऑफ किया गया। एम नागराज के केस में प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा या नहीं उससे संबंधित जो क्लॉज 4A है आर्टिकल 16 का, उसके बारे में डिस्कशन किया गया था। वास्तव में नागराज के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था पैराग्राफ 58 में कि इंदिरा साहनी के केस में मेजॉरिटी जजमेंट का यह निर्णय था कि जो 50% का नियम है वह बंधन करता है, केवल विवेक पर आधारित नहीं है। इसी तरह से नागराज के जजमेंट के पैरा 107 में यह कहा गया था कि यदि राज्य के पास यह डेटा है जिससे यह दर्शाया जा सके कि अभी भी कुछ वर्ग के कर्मचारियों का पिछड़ापन है और उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, तो एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन किया जा सकता है। नागराज के जजमेंट के पैराग्राफ 123 में यह भी कहा गया था कि यदि किसी वर्ग का पिछड़ापन है, उसका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आएगी, इस प्रकार के डेटा यदि राज्य के पास है
तो वह प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। लेकिन जहां पर इस प्रकार का रिजर्वेशन देते भी हैं, वहां पर भी जो 50% की सीमा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो एम नागराज का जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ का, उसमें भी यह स्पष्ट कहा गया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन यदि दिया भी जाता है तो वहां पर भी 50% की रिजर्वेशन की जो सीमा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो जो अवधारणा गायकवाड़ कमीशन ने बनाई कि एम नागराज के जजमेंट में यह कहा गया है कि क्वांटिफाइबल डेटा यदि हो तो 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है, वह अवधारणा ही गलत थी। गायकवाड़ कमीशन ने क्वांटिफाइबल डेटा पर एक पूरा पैराग्राफ दिया था। उसमें मराठा कम्युनिटी और कुणबी कम्युनिटी लगभग 35.7% है, ऐसा दर्शाया था। उस रिपोर्ट में यह भी कहा था कि 50% रिजर्वेशन तो ऑलरेडी है ही है। अब यदि मराठा और कुणबी कम्युनिटी 35% है और उनको भी रिजर्वेशन देना है, तो टोटल 80 से 85% लोगों को यदि केवल 50% का रिजर्वेशन दिया जाए तो वह न्यायोचित नहीं होगा। जो इंदिरा साहनी के केस के अंदर कहा गया था कि 50% की सीमा कुछ केसेस में दूर दराज के भौगोलिक क्षेत्र में उसका उल्लंघन किया जा सकता है, वह तो एक उदाहरण है। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उसमें यह कहा गया था कि जो समाज राष्ट्र के मुख्य धारा में अभी तक नहीं आ पाया है, उसके लिए इस प्रकार के प्रावधान किए जा सकते हैं। अब जो मराठा समाज है वह तो राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित है ही है, साथ ही साथ वह राजकीय रूप से भी बहुत ही पावरफुल समाज है। जब यह मराठा आरक्षण का मुद्दा ऑनरेबल हाईकोर्ट में था, तब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी यह निर्णय दिया था कि क्वांटिफाइबल डेटा और इनएडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये दो क्राइटेरिया यदि फुलफिल हो जाते हों तो 50% की सीमा को उल्लंघन किया जा सकता है, उसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑनरेबल हाईकोर्ट और गायकवाड़ कमीशन दोनों ने ही गलत अवधारणा के बेसिस पर अपना निर्णय दिया कि क्वांटिफाइबल डेटा हो तो 50% की सीमा का पार रिजर्वेशन दिया जा सकता है, जबकि एम नागराज के जजमेंट में इस तरह की कोई बात ही नहीं थी। तो यह जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन गायकवाड़ कमीशन ने या ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है, वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इंदिरा साहनी के जजमेंट के हिसाब से नहीं थी। तो इस प्रकार से इस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन मानकर 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। जैसा कि संविधान सभा में डॉक्टर आंबेडकर ने कहा था कि क्या 70% पोस्ट को रिजर्व करके यह कहा जा सकता है कि इक्वालिटी का कंसेप्ट फुलफिल हो जाएगा, तो उसका आंसर डॉक्टर आंबेडकर ने नेगेटिव में ही दिया था। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में गायकवाड़ कमीशन और हाईकोर्ट दोनों के जो निर्णय है उससे अपनी असहमति प्रकट कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ना तो गायकवाड़ कमीशन ने और ना ही हाईकोर्ट ने ऐसा कोई ग्राउंड बताया है जिससे यह कहा जा सके कि मराठा आरक्षण के केस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसके कारण से 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सके। तो जब इंदिरा साहनी के केस में 50% की सीमा लगाई गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में उस सीमा से आगे भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है तो 50% से ज्यादा का तो रिजर्वेशन का सवाल ही नहीं उठता। मराठा आरक्षण देने के लिए 50% से ज्यादा रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था,
तो वह ग्राउंड तो यहां पर समाप्त हो जाता है। आगे भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग दूसरे ग्राउंड भी एग्जामिन किए हैं। गायकवाड़ कमीशन ने तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के बारे में नहीं बता सके, लेकिन क्या जो 2018 का कानून था मराठा रिजर्वेशन देने के लिए, उसमें कुछ ऐसा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस दर्शाए गए हैं। महाराष्ट्र में नारायण राणे कमेटी का गठन किया गया, जिसके रिपोर्ट के आधार पर 2014 में एक कानून पास किया गया, जिस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था। उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन किया गया, जिसे गायकवाड़ कमीशन भी कहा जाता है। उस गायकवाड़ कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही 2018 का कानून पास किया गया। यह जो महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का रिपोर्ट था 15 नवंबर 2018 का, उसी के आधार पर मराठा समाज को 50% की लिमिट को क्रॉस करते हुए रिजर्वेशन दिया गया था। अब यह जो बैकवर्ड क्लास कमीशन का रिपोर्ट था, उसका चैप्टर 10 के बारे में, जहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन दर्शाई गई थी, उसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिस्कशन करके बता दिया कि उसका बेसिस, उसकी अवधारणाएं गलत थी। जब नींव ही कमजोर होगी, नींव ही गलत होगी, तो उस पर बनने वाली इमारत मजबूत नहीं हो सकती। तो जब रिपोर्ट ही गलत अवधारणा के बेसिस पर बनी हुई थी, तो फिर उस रिपोर्ट के आधार पर बना हुआ कानून, जिसमें मराठा को आरक्षण देने के लिए 50% की सीमा का उल्लंघन किया गया, वह न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती। कार्यपालिका और विधायिका के जो भी कार्य होते हैं, वह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो हमारे संविधान ने मूलभूत अधिकार दिए हैं, उनका उल्लंघन करते हुए कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है, वह आर्टिकल 16 जो समानता का अधिकार देता है, उसी के आधार पर उसमें 50% की सीमा का निर्धारण किया गया था। तो उस समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए यह कानून बनाया गया था, तो यह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। इसलिए यह जो कानून है, इस आधार पर भी संविधान सम्मत नहीं कहा जा सकता। मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए जो 50% की सीमा का उल्लंघन किया गया, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस नहीं थे, इसलिए 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार से 2018 में जो कानून बनाया गया था, जिसके अंतर्गत मराठा समाज को 50% की सीमा को पार करते हुए भी आरक्षण दिया गया था, वह संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का वायोलेशन करता है। इसलिए इस 2018 के कानून को असंवैधानिक करार दिया जाता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस नहीं है, इसलिए 50% की सीमा का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या मराठा समाज को 50% की सीमा के अंदर अंदर भी आरक्षण दिया जा सकता है? इसके लिए आर्टिकल 16(4) में आरक्षण देने की जो पात्रताएं हैं, उस पर गायकवाड़ कमीशन ने जो डेटा एकत्र किया है, उसका भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया। आर्टिकल 16 के क्लोज 4 के अनुसार पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, न कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन या अनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के अनुसार यदि किसी समाज की 30% जनसंख्या है, तो उसका प्रतिनिधित्व भी 30% ही होना चाहिए, जबकि इस प्रकार का कोई उल्लेख आर्टिकल 16(4) में नहीं है। एम नागराज के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया था कि एक्सेसिव रिजर्वेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि एक्सेसिव रिजर्वेशन हो जाएगा तो फिर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उस समय फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हर केस में यह देखना पड़ेगा कि क्या यह रिजर्वेशन किया गया है वह उचित है या नहीं है।
गायकवाड़ कमीशन ने मराठा समाज का अलग अलग नौकरियों में कितना अनुपात है, उसके आधार पर यह बताया कि लगभग 11% मराठा समाज के लोग अलग अलग पदों पर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि मराठा समाज अभी रिजर्व कैटेगरी में, तो उनको सीट लेने का कोई अवसर है ही नहीं। तो जितनी भी सीटें मराठा समाज के लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं वह ओपन कैटेगरी में से कर रहे हैं। तो जो 50% ओपन कैटेगरी की सीट है, उनमें से यदि अनुपात देखा जाए तो मराठा समाज का अनुपात लगभग 33% के आसपास आता है। इस टेबल में ग्रेड ए, बी, सी और डी में ओपन कैटेगरी की कुल कितनी पोस्ट हैं, उनमें से मराठा समाज के लोग कितनी पोस्ट ऑक्यूपाई करते हैं और उनका परसेंटेज ओपन कैटेगरी के अनुपात में कितना है, वह दर्शाया गया है। मराठा समाज का प्रतिनिधित्व ग्रेड ए, बी, सी और डी की नौकरियों में ओपन कैटेगरी की जो बात करते हैं तो उसमें 29% से लेकर 37% तक है। यह किसी भी समाज के लिए गर्व की बात हो सकती है। इसे इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं कहा जा सकता, इसे तो एक संतोषप्रद स्थिति कह सकते हैं, पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है ऐसा कह सकते हैं। इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड क्लास का यह एक प्री कंडीशन है रिजर्वेशन देने के लिए, लेकिन क्योंकि यहां पर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं पाया गया है, इसलिए यह जो आर्टिकल 16(4) की जो कंडीशन है वह फुलफिल नहीं होती। अब गायकवाड़ रिपोर्ट जो है गायकवाड़ कमीशन का, उसमें ही अवधारणा गलत रखी गई है, उसी के आधार पर यह कानून पास किया गया है। इसलिए जो रिजर्वेशन देने का कानून बनाया गया है उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। यदि ओपन कैटेगरी के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की तुलना में मराठा समाज के अधिकारियों को देखा जाए तो भी क्रमशः 15%, 28% और 18% पद मराठा समाज के लोग ऑक्यूपाई करते हैं। क्योंकि गायकवाड़ कमीशन ने मराठा समाज का प्रतिनिधित्व सभी सीट के सामने देखा, जबकि वास्तव में तो मराठा समाज केवल ओपन कैटेगरी में ही compete कर सकता है, तो केवल ओपन कैटेगरी की जो सीटें हैं, ओपन कैटेगरी के जो ऑक्यूपेंट्स हैं जॉब में, उनमें से कितनी पोस्ट मराठा समाज ने ऑक्यूपाई कर रखी है वह देखना चाहिए था। इसलिए गायकवाड़ कमीशन के रिपोर्ट में यह गलती हुई कि उसमें रिप्रेजेंटेशन मराठा समाज का कम पाया गया, जबकि ओपन कैटेगरी की जो सीटें हैं उसके सामने मराठा समाज के कितने सीटें ऑक्यूपाई की है वह यदि देखेंगे तो मराठा समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। दूसरा, गायकवाड़ कमीशन ने एक यह गलत अवधारणा बना ली कि यदि मराठा समाज को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है जॉब में तो उसे बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन दिया जा सकता है, जबकि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट आर्टिकल 16(4) में नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट है। गायकवाड़ कमीशन ने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की गलत अवधारणा पर अपनी रिपोर्ट बनाई और महाराष्ट्र सरकार ने भी उस रिपोर्ट को डिटेल में एग्जामिन किए बिना उसको स्वीकार कर लिया और उसके आधार पर 2018 का कानून बनाकर मराठा समाज को आरक्षण दे दिया। तो जो गलत अवधारणा के आधार पर रिपोर्ट बनी थी, उसी गलत अवधारणा के आधार पर यह कानून भी बन गया। तो इस प्रकार से यह आर्टिकल 16 के क्लोज 4 के अनुरूप नहीं है और इसलिए भी इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्या मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जा सकता है? भारत आजाद होने के बाद में
पहला नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस काका साहब कालेलकर के अध्यक्षता में बनाया गया। उसे काका कालेलकर कमीशन भी कहा जाता है, जिन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें मराठा समाज को बैकवर्ड क्लास समाज नहीं माना गया था। उसके बाद में जो अदर बैकवर्ड क्लास के ऊपर बीडी देशमुख कमेटी बनी थी, जिसने महाराष्ट्र सरकार को 1964 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें भी मराठा समाज को बैकवर्ड नहीं माना था। दूसरा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1979 में गठित किया गया था, जिसे हम मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। उसने भी मराठा समाज को फॉरवर्ड हिंदू कास्ट के अंदर सम्मिलित किया था, न कि बैकवर्ड कास्ट के अंदर। इंदिरा साहनी के 9 जजिस के जजमेंट के बाद में हर राज्य में पिछड़े वर्ग के लिए एक परमानेंट कमीशन बनाने का प्रावधान किया गया। इसमें जस्टिस आर.एम. बापट कमीशन ने 2008 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें भी मराठा समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि यह फॉरवर्ड कास्ट है। उसके लिए जो रिव्यू पिटीशन भी की गई, उसको भी 2013 में रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद में जो सिटिंग मिनिस्टर थे श्री नारायण राणे, उनकी अध्यक्षता में राणे कमेटी का गठन किया गया, जिसने यह ऑब्जर्व किया कि मराठा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े न भी हों, लेकिन उनको शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण दिया जा सकता है। इसके बाद में गायकवाड़ कमीशन का गठन किया गया। जब 1955 से लेकर 2008 तक अलग अलग कमीशन ने यह निष्कर्ष निकाला कि मराठा समाज को पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता, तो 2008 के बाद ऐसा क्या हो गया जिसके आधार पर मराठा समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जा सके। 1962 से 2004 तक 2430 विधायक हुए, उनमें से 1336 विधायक अर्थात 55% मराठा थे। जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें से 54% संस्थाएं मराठाओं के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें 60 से 75% तक के मैनेजमेंट के लोग मराठा समाज से आते हैं। 105 शुगर फैक्ट्रीज में से 86 मराठा समाज के कंट्रोल में है। 23 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन मराठास हैं। जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से 71.4% मराठा समाज के कंट्रोल में है। 75 से 90% जितनी जमीन की मालिकी मराठा समाज की है। जब से महाराष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया है, तब से 17 मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें से 12 मराठा समाज से आते हैं। इसके बारे में गायकवाड़ कमीशन का यह कहना था कि पॉलिटिकल डोमिनेंस के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का निर्णय नहीं किया जा सकता। मराठा समाज पब्लिक सर्विस में जो ओपन कैटेगरी की पोस्ट है, उसमें ग्रुप ए, बी, सी, डी में लगभग 30% पोस्ट मराठा समाज ऑक्यूपाई करता है। यह पहले ही देख लिया गया है। जो एमबीबीएस और अन्य जो कोर्सेज हैं, उनमें भी मराठा समाज का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है। यहां पर जो अन्य ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं, उनमें मराठा समाज का कितना प्रतिनिधित्व है, यह भी दर्शाया गया है। जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की ओपन कैटेगरी की पोस्ट हैं, उनमें भी 25 आईएएस, 39 आईपीएस और 16 आईएफएस अधिकारी मराठा समाज के हैं। यह आंकड़े तो केवल महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा भी अन्य राज्यों में मराठा समाज के लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के पद पर आसीन हो सकते हैं। यदि उच्च शैक्षणिक पदों पर
या आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में मराठा समाज उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, उनको जॉब नहीं मिलती है, तो केवल इतने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि मराठा समाज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मराठा समाज इंजीनियरिंग में और अन्य स्ट्रीम्स के अंदर भी काफी अच्छा प्रतिनिधित्व रखता है। हालांकि गायकवाड़ कमीशन ने सैंपल बेसिस पर डेटा कलेक्ट किया था, लेकिन यह जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसके आधार पर यह तो कहा जा सकता है कि मराठा समाज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है। गायकवाड़ कमीशन ने जो भी एक मार्किंग सिस्टम एडॉप्ट किया और जिसके आधार पर यह कहा कि मराठा समाज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, वह सही नहीं था। उपरोक्त जो भी डेटा गायकवाड़ कमीशन ने कलेक्ट किया, उसके आधार पर यह तो क्लियरली प्रूव हो जाता है कि मराठा समाज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि मराठा समाज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं है, तो उस आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर मराठा समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में यह भी ऑब्जर्व किया है कि जहां ज्यादा से ज्यादा लोग पिछड़ेपन का टैग लेने के लिए या अपने आप को पिछड़ा बताने के लिए प्रयास करते हो, ना कि अगड़ा बताने के लिए, फॉरवर्ड बताने के लिए, तो वहां पर जो पूरा देश है वही स्थगितता की स्थिति में आ जाता है और यह संविधान के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अनुरूप नहीं है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएस से रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।